हम्म। कल्पना कीजिए, मतलब एक व्यक्ति बस एक लंबी तीर्थ यात्रा से लौटता है, वो बेहद खुश है और इसी खुशी में वो अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को दावत पर बुलाता है। हाँ, एक बहुत ही आम सी बात लगती है ये तो। बिल्कुल। और भोजन के दौरान ना वो उन्हें खाने में थोड़ा सा घी परोस देता है, बस इतना ही। लेकिन इसके अगले ही पल जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जाहिर है, क्योंकि उस पर और उसके मेहमानों पर लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया जाता है। सही कहा। और वजह सिर्फ इतनी थी कि उस व्यक्ति का जन्म एक ऐसी जाति में हुआ था जिसके लिए घी खाना या परोसना सवर्णों के सामाजिक रुतबे का अपमान माना जाता था। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए बता दूं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये 1930 के दशक में जयपुर के पास चकवारा गांव की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई है। हाँ, और ये घटना सुनने में जितनी हिंसक लगती है ना, उससे कहीं ज्यादा ये सत्ता और वर्चस्व की एक बहुत गहरी मानसिकता को उजागर करती है। मतलब ये साफ दिखाती है कि जब समाज की संरचना ही असमानता पर टिकी हो, तो वहां कोई भी रोजमर्रा का काम जैसे कि घी खाना या अच्छे कपड़े पहनना, उसे भी बगावत मान लिया जाता है। सही बात है। और इसी बगावत, इसी असमानता और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने की जद्दोजहद पर ही केंद्रित है आज की हमारी ये गहन चर्चा। बिल्कुल। इस विस्तृत विश्लेषण में ना हम भारतीय इतिहास के सबसे तीखे और सबसे प्रभावशाली वैचारिक टकरावों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, उनमें मोहम्मद साजिद रजा का 2025 का एक बेहद महत्वपूर्ण अकादमिक शोध पत्र शामिल है। और इसके साथ ही हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो ऐतिहासिक कृति है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति प्रथा का उन्मूलन, उसके मूल अंशों और उनके पत्रों का भी विश्लेषण करेंगे। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि किसी व्यवस्था में केवल सुधार करने और एक संपूर्ण सामाजिक क्रांति लाने के बीच मतलब असल में क्या बुनियादी अंतर होता है। हाँ, और साथ ही हम इतिहास के उन पन्नों को भी पलटेंगे जो ये साबित करते हैं कि राजनीति और अर्थव्यवस्था कभी भी समाज को दिशा नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते, बल्कि समाज की अंदरूनी संरचना ही हमेशा राजनीति और अर्थशास्त्र को नियंत्रित करती है। एकदम सही। पर इससे पहले कि हम इस गहरे विषय में उतरें, सुनने वालों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आज की इस चर्चा के जो स्रोत हैं, उनमें धर्म, जाति व्यवस्था और ऐतिहासिक हस्तियों से जुड़े अत्यधिक संवेदनशील और राजनीतिक दृष्टिकोण शामिल हैं। हाँ, इसलिए ये स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि हमारी ये चर्चा पूरी तरह से निष्पक्ष है। बिल्कुल निष्पक्ष है। हम केवल मूल स्रोत सामग्री में दी गई बातों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का ही विश्लेषण कर रहे हैं। इस मंच से किसी भी पक्ष, राजनीतिक विचारधारा या धार्मिक दृष्टिकोण का ना तो समर्थन किया जा रहा है और ना ही विरोध। सही कहा आपने। हमारा एकमात्र उद्देश्य बस स्रोतों में मौजूद तथ्यों और विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखना है। हाँ, क्योंकि ये निष्पक्षता इस विषय की गहराई को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो स्रोत हमारे सामने है ना, वे उस समय के समाज का एक बहुत ही कड़वा सच पेश करते हैं। तो चलिए महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच के उस ऐतिहासिक टकराव से शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। हाँ, बताइए। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो महात्मा गांधी भी तो छुआछूत जैसी भयानक प्रथा के सख्त खिलाफ थे, है ना? उन्होंने तो इसके खिलाफ लंबे समय तक अभियान भी चलाया था। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर का उनसे इतना गहरा वैचारिक मतभेद क्यों था? दोनों ही तो समाज की भलाई चाहते थे। यही वो बिंदु है जहां हमें क्या कहते हैं, सुधार और उन्मूलन के बीच के फर्क को समझना होगा। अच्छा। हाँ, शोध पत्र बहुत स्पष्ट करता है कि महात्मा गांधी का दृष्टिकोण एक आदर्श वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता था। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की मूल संरचना में कोई खराबी नहीं है। तो उनके हिसाब से खराबी कहाँ थी? उनके हिसाब से खराबी केवल छुआछूत की है, जो बाद भी बन भी। इसलिए वे बस इसे सुधारना चाहते थे। उनका तर्क था कि समाज में सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए जो पैतृक पेशे हैं, यानी जो काम पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसे बनाए रखना चाहिए। अच्छा, जो पिता कर रहा है वही बेटा करे? बिल्कुल। गांधी जी का पूरा मॉडल एक तरह से नैतिक सुधार और आध्यात्मिक अनुनय पर टिका था। वे हृदय परिवर्तन की बात करते थे। समझ रही हूँ। वे चाहते थे कि लोग वही काम करें जो उनके पूर्वज करते आ रहे थे, बस एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें। हाँ, बिल्कुल यही। लेकिन क्या ये व्यवहारिक था?
मतलब चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे कोई एक एकदम जर्जर टूटे फूटे घर की बस मरम्मत करके उसे बाहर से रंगना चाहता है, हाँ, ये गांधी जी का विचार था। और दूसरी तरफ कोई ये कह रहा है कि भाई इस घर की तो नींव ही सड़ी हुई है, इसे पूरी तरह गिराकर नया घर बनाना होगा। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क यही था ना? एकदम सटीक उदाहरण है। अंबेडकर का तर्क इसके बिल्कुल विपरीत और बेहद तीखा था। उनका स्पष्ट मानना था कि वर्ण व्यवस्था और दमनकारी जाति प्रथा को अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। मतलब वर्ण व्यवस्था ही जड़ है। बिल्कुल, वर्ण व्यवस्था ही वो बीज है जिससे जाति का पेड़ उगता है। स्रोतों के अनुसार वे इस व्यवस्था को सुधारना नहीं चाहते थे, वे इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसीलिए किताब का नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। हाँ, बिल्कुल। उनका मानना था कि जब तक अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह जैसे कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक ये ढांचा टूटेगा ही नहीं। सही बात है। और इसी समानता की तलाश में इस धार्मिक और दार्शनिक आधार को बदलने के लिए ही उन्होंने अंततः नवयान बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। नवयान मतलब? नवयान का अर्थ ही था बौद्ध धर्म की एक ऐसी नई व्याख्या जो पूरी तरह से समानता और वैज्ञानिक सोच पर आधारित हो। अरे वाह, ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव हो गया। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ हृदय परिवर्तन की उम्मीद है और दूसरी तरफ पूरी नींव को ही खोद देने की जिद। हाँ, और शायद यही वैचारिक खाई 1932 के अलग निर्वाचक मंडल यानी जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स कहते हैं, उसके विवाद में भी खुलकर सामने आई थी। हाँ, तथ्य बिल्कुल यही इशारा करते हैं। 1932 का वो विवाद केवल कुछ राजनीतिक सीटों के बंटवारे का मुद्दा नहीं था। अंबेडकर अछूतों को हिंदू समाज से पूरी तरह अलग एक बहिष्कृत समूह मानते थे। अच्छा। हाँ, जिनके लिए स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता एकदम अनिवार्य थी। दूसरी ओर गांधी जी का मानना था कि अलग चुनाव क्षेत्र इस समाज को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट देगा। मतलब ये सिर्फ राजनीति नहीं थी? बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये परंपरा को बचाने और एक नई सामाजिक क्रांति लाने के बीच की एक बहुत गहरी लड़ाई थी। सच में। और जब कोई विचारक पूरी व्यवस्था की नींव पर प्रहार करने का मन बना ले, तो जाहिर सी बात है उसका विरोध सिर्फ कट्टरपंथियों से नहीं होता। हाँ, सही कह रही हैं। उसका टकराव उन समाज सुधारकों से भी होता है जो बदलाव का दावा तो करते हैं लेकिन बुनियादी ढांचे को छूने से डरते हैं। 1936 में लाहौर में ठीक ऐसा ही हुआ था ना? एकदम सही। 1936 में लाहौर में जात पात तोड़क मंडल नाम के एक संगठन ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। नाम से ही स्पष्ट है कि ये लोग जाति तोड़ना चाहते थे। हाँ, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था को तोड़ना ही था। मंडल के सदस्य जैसे संत राम और हर भगवान वे अंबेडकर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। अच्छा, तो वे चाहते थे कि अंबेडकर मुख्य भाषण दे? बिल्कुल, वे चाहते थे कि अंबेडकर वहां आएं और दिशा दें। लेकिन जब भाषण छपने की बारी आई तो एक अजीब सी घबराहट फैल गई ना? हाँ, विवाद वहीं से शुरू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि उनका भाषण बंबई में छपे, लेकिन मंडल के सदस्य इस बात पर अड़े थे कि छपाई लाहौर में ही हो ताकि वे भाषण को पहले पढ़ सके। हाँ, और जब उन्होंने वो प्रति पढ़ी तो उनके सच में होश उड़ गए। ऐसा क्या था उसमें? उस भाषण में अंबेडकर ने वेदों और शास्त्रों की बहुत तीखी आलोचना की थी और ये स्पष्ट संकेत दे दिया था कि वे हिंदू धर्म छोड़ने वाले हैं। अरे बाप रे! हाँ, तो मंडल के सदस्यों ने तुरंत अंबेडकर को पत्र लिखकर मांग की कि भाषण के कुछ हिस्सों को काट दिया जाए, यानी उन्हें सेंसर कर दिया जाए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अंबेडकर का जवाब क्या था? पत्रों के उस आदान प्रदान से पता चलता है कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि वे अपने भाषण में एक कॉमा तक बदलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल अडिग रहे वो। हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल एक सम्मेलन की अध्यक्षता करने के सम्मान के लिए वे अपने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ा सकते। तो फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मंडल ने घबराकर वो ऐतिहासिक सम्मेलन ही रद्द कर दिया। मतलब सोचिए, अगर मंडल का एकमात्र उद्देश्य जाति व्यवस्था को तोड़ना था, तो जब डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें इसका असली ब्लूप्रिंट दिया तो वे इतना डर क्यों गए? इस पूरी घटना के पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। अंबेडकर का तर्क था कि जिन धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों पर जाति की इमारत खड़ी है, उन्हें नष्ट किए बिना आप जाति को खत्म कर ही नहीं सकते। समझ रही हूँ। सवर्ण समाज सुधारक ऊपरी बदलाव तो चाहते थे, लेकिन अपनी ही कट्टरपंथी बिरादरी को नाराज करने से घबराते थे। मतलब वे उस नींव पर हथौड़ा नहीं मारना चाहते थे जिससे उनका अपना खुद का सामाजिक रुतबा जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सटीक बात।
और यही वो रुतबा है जिसके लिए कोई भी क्रूरता जायज मान ली जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर अपने रुख पर इतने अडिग इसलिए थे क्योंकि उनके लिए ये कोई ड्राइंग रूम के बैठकर करने वाली बौद्धिक चर्चा नहीं थी। हाँ, बिल्कुल नहीं थी। ये क्रूर यथार्थ था। उनके भाषण के जो अंश स्रोतों में दिए गए हैं ना, वे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उन्होंने पेशवाओं के शासन का उदाहरण दिया। हाँ, वो उदाहरण बहुत ही भयानक है। उस समय अछूतों को गले में एक थूकदान मतलब एक मिट्टी का बर्तन लटकाकर चलना पड़ता था। और क्या आपको पता है ये क्यों किया जाता था? क्यों? ये इसलिए किया जाता था ताकि उनका थूक जमीन पर ना गिरे और किसी सवर्ण के पैर उससे अपवित्र ना हो जाएं। बाप रे। यही नहीं, कमर में एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी ताकि उनके चलने से जो पैरों के निशान बन रहे हैं वो मिटते जाएं। गले में काला धागा बांधना एकदम अनिवार्य था ताकि दूर से ही उनकी पहचान हो सके। ये तो मतलब ये सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये इंसान के आत्मसम्मान को पूरी तरह से कुचल देने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी। और सुनने वालों के लिए बता दूं, ये कोई सैकड़ों साल पुरानी बात नहीं थी। अंबेडकर ने अपने ही समय की 1928 की एक घटना का विस्तार से जिक्र किया है। बलाई जाति वाली घटना है ना? हाँ बिल्कुल। मध्य भारत में एक बलाई जाति हुआ करती थी। ऊंची जातियों ने उनके लिए बाकायदा नियम लागू कर दिए। कैसे नियम? नियम ये थे कि बलाई समुदाय के लोग रंगीन या गोटेदार कपड़े नहीं पहनेंगे। मतलब कपड़ों पर भी पाबंदी? हाँ, और उनकी महिलाएं सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनेंगी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ऊंची जातियों की सेवा बिना किसी मजदूरी मांगे करनी होगी। ये तो सरासर बंधुआ मजदूरी हुई। हाँ। और जब बलाई जाति के लोगों ने इन अमानवीय और अपमानजनक शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, तब क्या हुआ? तब जो हुआ वो सत्ता के दुरुपयोग का एक भयानक उदाहरण है। उन्हें गांव के कुओं से पानी लेने से रोक दिया गया। अरे, उनके जानवरों को चरागाहों में गाने से मना कर दिया गया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि अंततः उन्हें अपनी जमीन, अपना गांव और अपना घर छोड़कर मतलब पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। ये सच में दिल दहला देने वाला है। इसी तरह गुजरात के कविठा गांव में अछूतों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर रोका गया। जानू गांव में धातु के बर्तनों का उपयोग करने पर महिलाओं पर हिंसक हमला किया गया। हाँ, धातु के बर्तन इस्तेमाल करने पर। अब मुझे समझ आ रहा है कि शुरुआत में हमने जिस चकवारा गांव की वो घी वाली घटना का जिक्र किया था ना, हाँ, वो दावत वाली। हाँ, वह केवल एक हिंसक भीड़ का कृत्य नहीं था। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? धातु का बर्तन इस्तेमाल करना या घी खाना कोई आर्थिक मुद्दा तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। ये तो सत्ता और अपमान बनाए रखने के व्यवस्थित साधन थे, है ना? एकदम सही। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो इसे सिर्फ अर्थशास्त्र के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। अंबेडकर समझाते हैं कि घी खाना कोई विलासिता का सवाल नहीं था। तो फिर क्या था? सवर्णों की नजर में ये उनके ऊंचे सामाजिक स्तर का प्रतीक था। किसी निचले तबके के व्यक्ति का घी खाना उस मनोवैज्ञानिक सीमा को चुनौती देना था जिस पर पूरी व्यवस्था टिकी थी। अच्छा, मतलब सिंबल को चुनौती देना। हाँ, और जब कोई व्यवस्था इस हद तक इंसान को बांध दे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान समाज की सामाजिक कार्यकुशलता यानी सोशल एफिशिएंसी को होता है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये सामाजिक कार्यकुशलता का खत्म होना ये असल में क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि किसी भी समाज की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सकें। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब लोगों को उनकी रुचि या प्रतिभा के बजाय केवल उनके जन्म के आधार पर पीढ़ियों पुराने काम करने के लिए मजबूर किया जाए, तो वो समाज आगे कैसे बढ़ सकता है? सही बात है, वो तो रुक जाएगा। बिल्कुल। इंसान की जो व्यक्तिगत क्षमता है वो पूरी तरह से कुचल दी जाती है। यही कारण है कि हिंदू समाज की ये कार्यकुशलता पूरी तरह समाप्त हो गई थी। ये एक ऐसा सवाल था जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को ही दो हिस्सों में बांट दिया था। मतलब पहले क्या सुधारा जाए? क्या पहले राजनीतिक आजादी हासिल की जाए, या पहले अर्थव्यवस्था ठीक की जाए, या फिर सबसे पहले इस सड़े हुए समाज को सुधारा जाए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। और ये राष्ट्रीय कांग्रेस और सामाजिक सम्मेलन के बीच का सबसे बड़ा वैचारिक युद्ध था। हाँ, श्री WC बनर्जी जैसे प्रमुख नेताओं का स्पष्ट मानना था कि राजनीतिक सुधार सबसे पहले होने चाहिए। उनका तर्क था कि क्या भारत सिर्फ इसलिए राजनीतिक सत्ता के योग्य नहीं है क्योंकि यहाँ की बेटियां ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज नहीं जाती। अच्छा। वे सामाजिक सुधारों को दरकिनार करके पहले सत्ता हासिल करने के पक्षधर थे। मतलब अगर हम इसे आज की
तकनीक की भाषा में समझने की कोशिश करें, ये तो ऐसा है जैसे आप किसी बहुत पुराने और ख़राब ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस पर एक एकदम नया ऐप चलाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, बहुत सटीक एनालॉजी है। जब तक बेस सिस्टम यानी समाज नहीं सुधरेगा, राजनीति या इकोनॉमी का वो ऐप क्रैश ही होगा, है ना? बिल्कुल क्रैश होगा। और डॉक्टर अंबेडकर का तर्क भी कुछ ऐसा ही था कि सामाजिक सुधार राजनीति और आर्थिक सुधारों से पहले होना ही चाहिए। हाँ। और अपने इस तर्क को साबित करने के लिए अंबेडकर ने सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के कई उदाहरण दिए। जैसे कि उन्होंने प्राचीन रोम का उदाहरण सामने रखा। रोम के गणतंत्र में पेट्रिशियन जो उच्च वर्ग के थे और प्लेबियन जो निचले वर्ग के थे, उनके बीच गहरा सामाजिक विभाजन था। अच्छा। प्लेबियनों ने कड़ा संघर्ष करके राजनीतिक सत्ता तो हासिल कर ली और कुछ महत्वपूर्ण पद भी पा लिए, लेकिन वे उस सत्ता का उपयोग कर ही नहीं पाए। अरे ऐसा क्यों हुआ? मतलब सत्ता मिलने के बाद तो उन्हें अपने फैसले लेने का अधिकार मिल गया होगा ना? यही पर धर्म और समाज राजनीति पर भारी पड़ गए। कैसे? रोम में एक धार्मिक मान्यता थी जिसे ओरेकल ऑफ डेल्फी कहा जाता था। इसे देवताओं की आवाज माना जाता था। नियम यह था कि कोई भी अधिकारी तब तक अपना कार्यभार नहीं संभाल सकता जब तक कि ये देवताओं की आवाज उसे स्वीकार ना करे। और ये आवाज सुनता कौन था? यही तो कैच है। इस आवाज को सुनने और समझने वाले मंदिर के सारे पुजारी उच्च वर्ग यानी पेट्रिशियन ही होते थे। ओहो। तो राजनीतिक शक्ति मिलने के बावजूद सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वास ने उनकी सत्ता को पूरी तरह निरर्थक कर दिया। हैरानी होती है ये देखकर कि कैसे धर्म राजनीति को पंगु बना सकता है। स्रोतों में आयरलैंड का भी एक उदाहरण दिया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। यहाँ अल्स्टर के प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी आयरलैंड के कैथोलिकों के बीच का सामाजिक विभाजन इतना गहरा था कि जब उन्हें राजनीतिक होम रूल की पेशकश की गई तो अल्स्टर वालों ने साफ कह दिया कि वे कैथोलिकों के शासन में नहीं रहना चाहते। बिल्कुल। एक बार फिर समाज की दरारों ने राजनीति को निगल लिया। और अंबेडकर ने इस बहस में समाजवादियों को भी एक बहुत कड़ा जवाब दिया था ना? हाँ, उस समय भारत के जो समाजवादी थे वे इतिहास की केवल आर्थिक व्याख्या कर रहे थे। उनका मानना था कि संपत्ति ही दुनिया की एकमात्र ताकत है। मतलब अगर पैसे आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उनका सोचना था कि अगर आर्थिक बराबरी आ गई तो समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या संपत्ति ही सब कुछ है? डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि भारत में धर्म और सामाजिक स्तर संपत्ति से कहीं बड़ी शक्ति हैं। बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया। हाँ, उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे भारत में लाखों गरीब लोग अपना सब कुछ बेचकर अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लुटाकर बनारस या मक्का की तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। कैसे लखपति लोग एक अकिंचन बिना संपत्ति वाले साधु के पैरों में बैठते हैं। ये साफ दिखाता है कि ताकत का स्रोत केवल पैसा नहीं है। धर्म और आस्था का प्रभाव पैसे से कहीं अधिक गहरा है। सही बात है। अंबेडकर का समाजवादियों से सीधा सवाल था कि सर्वहारा वर्ग यानी प्रोलेटेरिएट वो क्रांति कैसे लाएगा? हाँ, कैसे लाएगा? किसी भी क्रांति के लिए समानता और भाईचारे की भावना सबसे जरूरी है। जब एक गरीब मजदूर दूसरे गरीब मजदूर को सिर्फ उसकी जाति के कारण अपने से नीचा समझेगा, उसके साथ खाना नहीं खाएगा, तो वे दोनों मिलकर अमीरों के खिलाफ एकजुट कैसे होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। बिना सामाजिक समानता के कोई भी आर्थिक क्रांति संभव ही नहीं है। इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत गहरा दर्शन निकलकर सामने आता है। वो क्या? यदि समाज को सबसे पहले सुधारना है तो हमें यह समझना होगा कि क्या जिसे हम समाज कहते हैं वो वास्तव में एक समाज है भी। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत ही क्रांतिकारी और असहज करने वाला दावा करते हैं। जी हाँ। वे कहते हैं कि हिंदू समाज जैसा कुछ है ही नहीं, यह सिर्फ एक मिथक है। यह दावा सुनने में बहुत कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विश्लेषण बहुत गहरा है। अंबेडकर कहते हैं कि यह केवल जातियों का एक अव्यवस्थित समूह है। अच्छा। इन जातियों में समग्र वर्ग यानी ओवरऑल क्लास की कोई चेतना नहीं है। एक जाति की चेतना सिर्फ अपनी जाति के स्वार्थ तक सीमित है। मतलब कोई यूनिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तथ्य ये दिखाते हैं कि ये जातियां केवल हिंदू मुस्लिम दंगों के समय ही एकजुट दिखाई देती हैं, बाकी समय वे एक दूसरे से पूरी तरह अलग और कटी हुई रहती हैं। उन्होंने इसके समर्थन में जनजातियों यानी मूल आदिम जातियों का बहुत ही दुखद उदाहरण दिया। हाँ, वो बहुत जरूरी पॉइंट है। उस समय लगभग 1.3 करोड़ जनजातीय लोग जंगलों में असभ्य स्थिति में छोड़ दिए गए थे। उनकी भलाई के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। और ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि सवर्ण हिंदुओं ने उन्हें अपनाकर मुख्य धारा में लाने की कभी कोशिश ही नहीं की। उन्हें हमेशा अपनी जाति के प्रदूषित हो जाने का डर सताता रहा। मतलब वे अपनी जाति की शुद्धता बचाने में इतने व्यस्त थे कि मानवता का उत्थान ही पीछे छूट गया। इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। अंबेडकर स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ एक जैसे त्योहार मनाने, एक जैसी आदतें होने या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पास पास रहने से कोई समाज नहीं बनता। तो फिर समाज बनता कैसे है? समाज का निर्माण तब होता है जब लोग समान रूप से हर चीज में भागीदार हों, जिसे शेयर्ड पार्टिसिपेशन कहा जाता है। अच्छा। जब एक व्यक्ति की सफलता पूरी कम्युनिटी की सफलता लगे और एक का दुख सबका दुख लगे। ये बहुत ही मार्मिक विचार है। मतलब पास पास रहना समाज नहीं है, बल्कि एक दूसरे के दुख सुख को अपना समझना समाज है। बिल्कुल। और जाति व्यवस्था ने तो लोगों को एक दूसरे के अनुभवों से पूरी तरह काट दिया है। और इसी कटाव ने एक एंटी सोशल यानी असामाजिक भावना को जन्म दिया। अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था में हर जाति का मुख्य लक्ष्य दूसरी जाति के खिलाफ अपने स्वार्थ की रक्षा करना हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे दो दुश्मन देश एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। एग्जैक्टली। और ये दुश्मनी सिर्फ ऊंची और नीची जातियों के बीच सीमित नहीं है, ये सवर्णों के भीतर भी उतनी ही गहरी है। सच में। ब्राह्मणों की अपनी उपजातियों के बीच भी गहरी ईर्ष्या और नफरत का इतिहास रहा है। स्रोतों में इसका एक बहुत ही दिलचस्प और क्या कहते हैं चौंकाने वाला ऐतिहासिक उदाहरण मौजूद है। महाराष्ट्र में दो जातियां थीं, सुनार समुदाय और पठारे प्रभु समुदाय। हाँ। इन दोनों समुदायों ने समाज में अपना स्तर ऊंचा उठाने के लिए ब्राह्मणों के तौर तरीके अपनाने शुरू किए। अच्छा, कैसे तौर तरीके? सुनारों ने ब्राह्मणों की तरह दोहरी धोती पहननी शुरू करी। पठारे प्रभु समुदाय ने अपनी जाति में चल रहे विधवा विवाह को रोकना चाहा, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों में विधवा विवाह नहीं होता था और वे उनकी तरह दिखना चाहते थे। इमिटेशन कर रहे थे। हाँ, लेकिन जब पेशवाओं को ये बात पता चली तो उन्होंने क्या किया? पेशवाओं ने अपनी सत्ता और ताकत का उपयोग करके इन समुदायों को ऐसा करने से बलपूर्वक रोक दिया। अरे बाप रे! ये एक बहुत ही अजीब स्थिति थी। कोई आपके जैसा बनना चाहता है, आपके नियमों का पालन करना चाहता है, लेकिन आप उसे ऐसा नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके जैसा बन गया तो आपका वो विशेष दर्जा, वो वर्चस्व कैसे बचेगा? कोई भी जाति अपने से नीचे वाली जाति को ऊपर नहीं उठने देना चाहती थी। और यही वो असामाजिक भावना है जिसने पूरे देश को खोखला कर दिया। बिल्कुल। जब हर समूह दूसरे को नीचे धकेलने में लगा हो तो वहां एक स्वस्थ प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है? तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण से हम आज के दौर के लिए क्या सीख सकते हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। ज्ञान और सूचना की अधिकता वाले इस आधुनिक युग में सुनने वालों के लिए इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का क्या महत्व है? ये हमें सिखाता है कि बड़ी और संरचनात्मक समस्याओं का समाधान कभी भी ऊपरी लिपापोती से नहीं हो सकता। सही बात है। जब भी कोई बड़ी समस्या सामने आए तो हमें उसके मूल कारणों यानी रूट कॉजेस तक जाना सीखना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने समाज की गहरी चीर-फाड़ की थी। ये आज के समय के लिए सबसे बड़ा सबक है। किसी भी व्यवस्था को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल। उसके पीछे काम कर रही शक्तियों, मान्यताओं और सत्ता के समीकरणों पर सवाल उठाना ही सच्ची क्रिटिकल थिंकिंग है। और अंत में एक ऐसा विचार जिस पर शायद हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। आज हम सोचते हैं कि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं। इंटरनेट ने दुनिया को भौतिक रूप से तो जोड़ दिया है। हाँ, हम कनेक्टेड तो हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि इस डिजिटल दुनिया में भी हम अनजाने में वो ही सब कर रहे हों? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, सोचिए, क्या हम डिजिटल कम्युनिटीज और सोशल मीडिया के इको चेम्बर्स में अपनी नई तरह की सख्त जातियां और नया छुआछूत नहीं बना रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। जहां हम अपने से अलग विचार रखने वाले व्यक्ति को पूरी तरह कैंसिल कर देते हैं। उसकी बात ही नहीं सुनना चाहते, उसके साथ बौद्धिक स्तर पर कोई संवाद नहीं करना चाहते। हाँ, कैंसिल कल्चर। बिल्कुल। क्या हम आज भी सिर्फ पुरानी इमारत की दरारों पर प्लास्टर ही लगा रहे हैं, या हम में उस नींव को खोदकर देखने की हिम्मत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए, सोचते रहिए।